नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, पूर्वांचल में सत्ता की जंग और तेज होती हुई दिख रही है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल में बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। अब वाराणसी पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन शुरू किया है और कैसे 2022 में दोबारा सरकार को बनाया जाए, इसके मूल मंत्र देने शुरू कर दिए हैं। कल अमित शाह आजमगढ़ में रहेंगे, बस्ती भी वो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कल गोरखपुर से कुशीनगर तक की रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद अन्य जिलों का वो दौरा भी करने वाले हैं। वैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नहीं, कई दल ऐसे हैं जिनकी पूरी सियासत ही पूर्वांचल के जिलों पर टिकी है और ये सब पूरा जोर लगा रहे हैं। अब यूपी चुनाव में बीजेपी जिन दो अहम मुद्दों को मैदान में उतारने वाली है, वो दोनों ही राम मंदिर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी धरती पर है। ऐसे में अमित शाह के दौरे से यूपी चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने पूर्वांचल में चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। तो पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के अंदर कितना फायदा मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसने पूर्वांचल जीता उसने उत्तर प्रदेश को भी जीता। लेकिन पूर्वांचल के ऊपर सबका विशेष फोकस है, ये आप देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया। अमित शाह पहुंचे हुए हैं वाराणसी, जहां पर चुनावी मंथन उनका शुरू हो चुका है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक तौर पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है उन सब के बीच में कि अखिलेश यादव भी पूर्वांचल के दौरे पर और वहां पर भी उनके द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अहम रहेगा। जिस तरह से पूर्वांचल के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो विशेष फोकस है, तो बीजेपी पदाधिकारियों को अमित शाह की तरफ से जीत का मंत्र दिया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो पूर्वांचल को साधना बेहद जरूरी है, लेकिन पूर्वांचल के सहारे उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सत्ता में दोबारा वापसी कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उसकी तरफ से भी रणनीति बना ली गई है और रणनीतिक तौर पर अब कल समाजवादी पार्टी की भी विजय रथ यात्रा पूर्वांचल के ही जिलों में रहेगी और इसके अलावा भी अखिलेश यादव के कई अन्य दौरे पूर्वांचल में ही प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पूर्वांचल में अमित शाह का भी दौरा है। अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, आजमगढ़ से लेकर के वाराणसी तक कई जगहों पर उनके द्वारा दौरा किया जाएगा। कई चुनावी जनसभाएं भी हैं जिनको वो संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं को किस नीति पर काम करना है, कार्यकर्ताओं के लिए मुद्दे क्या हैं और कार्यकर्ताओं को किन बातों को लेकर के जनता के बीच में जाना है, इसका चुनावी मंत्र देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो अब क्या पूर्वांचल के सहारे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको साधने की कोशिश है और उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल में आखिर इस बार जनता किसको चुनेगी और पूर्वांचल के सहारे किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का अपना एक अलग महत्व है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार के। अशोक यादव जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। जैनेंद्र अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी के। जैनेंद्र अरकवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संजीव मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अमित शाह पहुंचे हुए हैं वाराणसी में और अभी उनका मंथन भी शुरू हो चुका है बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में। अमित शाह के इस दौरे को किस प्रकार से देखा जाए और पूर्वांचल या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के साथ भी अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना अहम इसको आप मानते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीघ्र ही चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को अपने एक एजेंडे के तौर पर लेती है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश के नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग जनता को अपने विकास के काम के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने एजेंडे को सामने रखना चाहिए। अशोक यादव जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तौर पर भी मैं आपसे ये समझना जरूर चाहूंगा, क्योंकि पूर्वांचल ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने पूर्वांचल जीता उसने समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता जीता। अब आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी की भी जो विजय रथ यात्रा है वो भी हम लोग देख रहे हैं कि ठीक उसी समय पर वहां पर भी अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं तो पूर्वांचल को? दूसरा, अमित शाह जिस तरह से दौरे पर पहुंचे उस पर भी आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, जो अखिलेश जी की यात्राएं हो रही हैं और जितनी भी यात्राएं हो रही हैं,
मैं समझता हूँ कि लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। ये किसी नेता की लोकप्रियता की पहचान होती है। और जब भी कोई चुनाव करीब होता है और इतना जनता उनके साथ साथ लग जाती है, सड़कों पे आ जाती है, तो उसका निश्चित मानिए कुछ ना कुछ असर होता है। जहां तक इनके दौरे का सवाल है, ये तो केवल चुनाव के लिए आ गए हैं अमित शाह जी। भाई हम एक बात नहीं समझ पाते, ये लोग जो भाषण देते हैं पता नहीं कहां से शब्द लाते हैं। वो छल फरेब की दुनिया बसा रखी है। आज अमृत मंथन होगा। अब पिछले बार यही अमित शाह जो थे, आप देखिए कि उनके बगल में वो खड़े थे जो टेली करके मंत्री हैं, जिनके लड़के ने हमारे तमाम किसानों को कुचल दिया। उस अपराधी के पिता उनके साथ खड़े थे और अरे वो कह रहे गायत्री थे मैं आपको। प्रजापति के बारे में भी कुछ कहिएगा। अरे तो उसमें क्या दोष है, तो जेल जा रहे हैं। अरे सीधी बात है ये ना। तो अरविंद सैगर आपने के बारे मंत्री में बना रखा था। अरविंद सैगर के बारे में कहिए ये ना। तो अरविंद सैगर कुलदीप सैगर, नहीं, वो भी विधायक रहे। कुलदीप सैगर जी। हाँ, अरे कुलदीप आपके विधायक रहे, आप नाम भूल रहे हैं, आपके विधायक रहे हो। अरे तो उसमें क्या, हम कब मना करते हैं? अरविंद सैगर विधायक नहीं थे क्या? अरविंद सैगर विधायक थे, बलात्कार किया, जेल में है। अगर किसी हमारे नहीं, आप नाम अभी भी सही नहीं ले रहे। तो आपको अशोक बताया गया, लेकिन आप नाम नहीं सही रहे। कुलदीप सेंगर, ठीक है, चलिए सेंगर बोल लीजिए, ठीक है, चलिए। नहीं, आगे बढ़िए। देखिए, नहीं मैं केवल लेकिन गायत्री प्रजापति को सजा हो गई भाई। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं? गलती करी सजा पाए, उसमें हम गलती करेंगे, आप गलती करेंगे। अरे आज बताइए, आप एक जो गृह यही योगी जी की सरकार में होगा। आपकी सरकार में तो मंत्री बना रखा था। अरे भाई तब आदमी, अरे किसे मालूम था भाई? अमेठी जीत कर आया था, हमें जरूरत थी किसी बैकवर्ड नेता की, लेकिन उसकी गलती रही। हम कब कहते हैं उसने अच्छा काम किया था? हमारे दल ने मंत्री क्यों बना दिया? आप कितने खुश हो रहे हैं? आप कितने खुश हो रहे हैं? अरविंद सैगर ने जो बलात्कार किए थे उन पर भी गौर करिए। अरविंद सैगर जी ने, अरे तो हम कब कहते हैं? चलिए संजीव जी एक सेकंड, पहले अशोक जी को बोल लेने दे, एक करके देखिए, इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ये बात गलत है, लेकिन हमारी बात सुनिए ना। अमित शाह जो बात कहते हैं अमृत बंधन, ये आदमी कितना झूठा है। इसने एक बार ये कहा था कि 11,000 करोड़ हमारे मेंबर बने पार्टी के। आप समझिए 11 करोड़ का मतलब क्या होता है? मतलब 11 करोड़ का मतलब होता है हिंदुस्तान के सारे घर, क्योंकि सब मिला के 13 करोड़ परिवार हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। इसमें परिवार ज्यादा बड़े होते हैं। ये हर आदमी बन के मेंबर इनका। कमाल की बात है, झूठ छल फरेब। पिछली बार जब आए थे तो अजय मिश्रा टैनी बड़े स्थान से इनके बगल में खड़े थे और ये बोले मैं संदेश देने आया हूँ, संदेश देने ये आए थे। भाजपा के लोग बलात्कार करेंगे, भाजपा के लोग किसी को मारेंगे, उछलेंगे, तब भी उन्हें हम सम्मानित करके मंच पे अपने साथ खड़ेंगे। जिस नेता को बर्खास्त कर देना चाहिए, जिस नेता को पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये बात साफ एसआईटी से हो चुकी है कि उसकी फायर हुआ उसके हाथ, उसके गोली से, उसके गाड़ी से लोग मरे हैं। सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं। इसके बाद बड़े मतलब बेशर्म होके में साजी देश में आते हैं हमारे। चलिए, इस बीच विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विकास जी, एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि सभी पार्टियां, खासतौर से पूर्वांचल के ऊपर विशेष फोकस है, क्योंकि जो बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में कही जाती है कि पूर्वांचल जिसने जीता वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझ लीजिए सत्ता तक पहुंचा। कांग्रेस पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रियंका गांधी की एक रैली तो बनारस के अंदर देखी, लेकिन उसके बाद पूर्वांचल के अंदर किस तरह से कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है? और अब अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, कल अखिलेश यादव की भी वहां पर उनकी विजय रथ यात्रा है। इन सब के बीच में कांग्रेस का प्लान क्या है पूर्वांचल को लेकर के? आपसे मैं जानना चाहूंगा विकास जी। देखिए, पूर्वांचल का औद्योगिक विकास जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, वो गैर कांग्रेसी सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वांचल को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से बदहाली पे पहुंचाया। देखिए, विकास का पैमाना होता है कि संतुलित विकास कर रहे हो कि असंतुलित विकास कर रहे हो। एक तरफ धर्म और जाति के नाम पर अगर आप विकास की परिभाषा को गढ़ रहे हैं कि एक विशेष जाति धर्म का व्यक्ति है, इसका ये व्यवसाय है, उसको चौपट कर दिया जाए। पर कोई भी सरकार होती है, उसके खजाने में जो पैसा आता है वो प्रत्येक नागरिक के प्रयास से, उसके संघर्ष से आता है। उत्तर प्रदेश के साथ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि औद्योगिक विकास में कृषि के बाद अगर सबसे बड़ा उद्योग का जो जरिया रहा है वो है हमारे हथकरघा का और कताई बुनाई जिसको कहा जाता है, ये कार्य।
और इस कार्य को गैर कांग्रेसी शासन में अगर चीनी मिलें बेची गई हैं, तो इस व्यवसाय को भी चौपट करने में, बुनकरों की हालात जो बदतर हो रही थी, तो उसको बंटवारे और नफरत के आईने से देखा जा रहा था और समाज को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि एक वर्ग परेशान है। पर जब महंगी बिजली और संसाधनों के अभाव में जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का विकास का जहां तक सवाल आता है, वो विकास असंतुलित हो गया। जिस तरह कोई मनुष्य का सिर बड़ा हो जाए, पैर छोटा हो जाए, या वो व्यक्ति की मानसिक रूप से बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है पर उसका एक हाथ छोटा है, उसी तरीके से पूर्वांचल के विकास को हम कहते हैं, हमारा मानना है कि ये असंतुलित विकास का नतीजा है। और आज पूर्वांचल में न कृषि बची है और न बुनकर बचे हैं, इसलिए मझोले किसान से लेकर के बुनकर परेशान है। उसमें आप कह सकते हैं कि दलित परेशान है, अति पिछड़े परेशान है, क्योंकि मजदूरी का काम ज्यादातर इस समाज के लोगों ने संभाल रखा था, जिम्मेदारी, इनकी रोजी रोटी चलती थी, इनके बच्चे पलते थे। पर सरकार का ये नफरत और बंटवारा और विघटन की जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, वो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, और इस 32 साल में सबसे ज्यादा पूर्वांचल को ये दर्द झेलना पड़ा। आज वो न धान का कटोरा है, न वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। चलिए, कुल मिलाकर आपने सभी को जिम्मेदार ठहराया, जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकार है। जैनेंद्र अरकवंशी जी, एक तो आपकी पार्टी, हम लोग देखते हैं कि पूर्वांचल के अंदर अच्छा खासा आप लोगों का जो फोकस है वो रहता है, और दूसरा ये है कि पूर्वांचल के ही सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ती है। अब एक तो अमित शाह का वहां पर पहुंचना, और दूसरा जो बड़ी बात यहां पर अभी विकास जी ने कही कि जितनी गैर कांग्रेसी सरकार, अब चूंकि आप तो गठबंधन में अब जिस पार्टी के साथ में है उनका भी जो है अब सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी रही, और दूसरा ये है कि इससे पहले जब आप जिनके साथ पार्टी में लड़े वो आज भी सत्ता में हैं। किस तरह से पूर्वांचल वासियों को आप लोग कन्विंस करेंगे, और पूर्वांचल को लेकर के जो बातें अभी विकास जी ने कही उस पर भी मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, और अमित शाह के दौरे को लेकर के भी। आयुष भाई, पूर्वांचल का विकास मेरे ख्याल से तो अभी पिछले 4.5 साल में जितना होना चाहिए था पॉजिटिव में, उतना नेगेटिव में हो गया है। क्योंकि वहां का सारा जो छोटा मोटा, जिसे हम एमएसएमई बोलते हैं, चाहे वो साड़ी बनाने का हो, चाहे हथकरघा उद्योग हो, चाहे बुनकर उद्योग हो, चाहे वो कालीन उद्योग हो, चाहे चादर उद्योग हो, सारा कुछ एक तरह से रुक गया है। और उसके रुकने के 2 सबसे बड़े कारण रहे। एक नोटबंदी, जीएसटी तो था ही पहले, उसके बाद सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उस पर रोक जो लगाने की कोशिश की, और लोगों को ये बताया कि चीन से सामान मत खरीदो, और बदले में चीन ने भी जो यहाँ से सामान जाना था वो बंद कर दिया लेना, जिसकी वजह से कालीन उद्योग को भी ये बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा है, और साड़ी उद्योग को भी पहुंचा है। क्योंकि साड़ी का पिछले साल का जो लॉट है वो अभी तक वहां पड़ा हुआ है, जो अभी तक पहुंचा नहीं है, और उसके टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं, वो बनेगा बना ही रखा है। दूसरी चीज है कि पूर्वांचल में, जैसे आज ही शायद योगी जी आज या कल उन्होंने कहा कि हमने इतनी चीनी मिलें खोल दी। मैं आपको बता दूं कि इसी साल, इसी वित्त वर्ष में जब बजट पास हुआ था तो उसमें 3000 करोड़ रुपया चीनी मिलों के लिए जरूर दिया गया था। और सरकार जब भाजपा सत्ता में आई थी उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर हम करके देंगे। लेकिन इसी जो सत्र की गन्ना किसानों का भुगतान है वो 7,500 करोड़ रुपया बाकी है। तो ये गन्ना किसानों को रह गया खेती का। तो खेती एक ऐसी चीज है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था -24 गई थी, -23 दशमलव कुछ गई थी, उसको बचाने का काम केवल खेती नहीं किया था, जो 19% रही थी। बाकी टाइम में वो 16% रहती है, इस बार 19% रही थी, और उसमें पूर्वांचल का ज्यादा योगदान था। तो ये हो गई ओवरऑल। अब यहाँ पे डेरा क्यों डाला है अमित शाह जी ने, और अभी दौरे भी शुरू हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के भी, और 22-23 को प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोबारा से यहाँ पे आएंगे, और उससे पहले 16 तारीख को फिर एक दौरा है अमित शाह जी का। तो उसका कारण है कि जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, मैं बार बार कहता हूं कि त्रिस्तरीय चुनाव और विधानसभा चुनाव एक पलड़े में रख के नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक आईना दिखाता है वो सत्ता पक्ष को कि त्रिस्तरीय चुनाव में बनारस जो जहां से प्रधानमंत्री जीत के आते हैं वहां पे 40 में से 7 सीटें मिली थी इनको,
और आजमगढ़ जो जहां पर 84 या 83 सीटें थी, वहां जिला पंचायत सदस्यों की, वहां इन्हें 10 सीटें मिली थी। यही हाल भदोही में था, यही हाल सोनभद्र में था, यही हाल जौनपुर में, गाजीपुर में, चंदौली में, सभी जगह पूर्वांचल में इनका यही हाल था। 15% सीटों पे ये केवल जीते थे पूर्वांचल की। लेकिन वो बात अलग है कि बाहुबल और धनबल की वजह से जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो 75 में से इन्होंने 70 बना लिए। अब इनकी बात करते हैं कि वहां पे जी नहीं वहां पे मतलब रोजगार की जो बात है, तो रोजगार में रोज वही बताता हूं कि मनरेगा से जोड़ दिया है तो ये 100 दिन की गारंटी देके कि 100 दिन तुम्हें 202 रुपया मिल जाएगा 365 दिनों में से, तो उससे जोड़ दिया है। पढ़े लिखे युवाओं को अभी भर्तियां पेंडिंग है, बीपीएड की भर्ती पेंडिंग है, 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने धांधली कर दी। ठीक है, कुल मिला के जैनेन्द्र जी दो बड़ी बातें कही। एक तो आपने कहा कि पूर्वांचल का जो विकास होना चाहिए था वो 4.5 साल में और बैक चला गया है। दूसरा ये है कि वहां की जो समस्याएं हैं, वहां की जो समस्याएं उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं संजीव जी। उनकी नौकरी छूट गई ठीक है, चलिए संजीव जी, गड्ढे खोदना पड़ रहा है। संजीव जी, अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री का बार बार यह दौरा इस बात को दर्शाता है कि पूर्वांचल के अंदर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि जनता ने आपको आईना दिखाया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, और जो विकास के काम होने चाहिए वो पूर्वांचल को लेकर के आप लोगों ने नहीं किया। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका। देखिए, पूर्वांचल का अगर दौरा हो रहा है तो आप लोग इस बात को पूर्वांचल के लिए हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं। अभी बुंदेलखंड का 20 तारीख को दौरा होगा तो आप बुंदेलखंड के लिए कहेंगे, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहेंगे। समस्या यही है कि इन विपक्षी उत्तर प्रदेश का नहीं होगा इतनी जल्दी नहीं होगा, वहां तो आना जाना बंद कर रखा है आपका। आप ज्योतिषी भी है क्या? नहीं, मैंने बता दिया है। अभी हम देख रहे थे, करते रहते हैं, पहले घोषणा याद आ रही है। गांव के अंदर जाना अभी बंद कर दिया, सड़कों पर नहीं निकलने देते। आचार संहिता लग जाएगी, घोषणा बात है। अभी तो गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप थे नहीं पूर्वांचल उस तरफ पश्चिम में? ये तो मुख्यमंत्री जी तो कहाँ गए थे? किसी गांव देहात में गए थे क्या? कैराना में गए थे, तो शहर में घूम के आ गए थे। कैराना में गए थे, केवल एक घर में खाना खा के कैराना में गए थे। मुझे गन्ना का वसूली नहीं, गन्ना का बकाया नहीं है। चलिए ठीक है अर्कवंशी जी, वो भी हम लोग देख लेंगे। देखिए अभी वक्त अब ज्यादा नहीं है, हम देखेंगे किसके दौरे कहाँ हो रहे हैं, थोड़ा उससे बाहर आते हैं पहले। पूर्वांचल की बात करें तो 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया इन्होंने। 17 चीनी मिलों को बेचने का काम किया, 17 चीनी मिलों को फिर से चालू करके उनका आधुनिकीकरण करके आज पूर्वांचल को किस स्थिति में पहुंचाया। एम्स की स्थापना हुई है, और जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस अब तो उद्घाटन होने जा रहा, तो विपक्षी दलों के पास अब इश्यूज नहीं है, मुद्दे नहीं है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, हजारों मुद्दे हैं, हजारों। आप सुने तो हजारों मुद्दे हैं। अशोक जी, एक दो चीजों का मेरे को जवाब दे दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका समय आए। देखिए 2012 का मैनिफेस्टो हमने देखा था समाजवादी पार्टी का, जब आप सरकार बनाने जा रहे थे, तो उस समय आपने मैनिफेस्टो में कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 5 साल की आपने सरकार चलाई, मुसलमानों को आरक्षण के लिए क्या किया आपने, और मुसलमानों को क्यों धोखा देते हो आप? अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट था कि हाई स्कूल के बच्चों को आपने टैबलेट देने के लिए कहा था। क्या हाई स्कूल के बच्चों का केवल इतना दोष था कि वो वोटर नहीं थे? आपने 5 साल की सरकार में एक भी टैबलेट नहीं दी। तो कहने का मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी ने 5 साल की सरकार जरूर चलाई, और जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, जिस तरीके से नौजवानों को धोखा दिया, उसी का परिणाम आपको 2017 के चुनाव में मिला, जब आप 50 के नीचे 47 पर आ गए। जरा इस पर भी कुछ बोल दीजिएगा। और अगर आपका बहुत बड़ा काम था, बहुत अच्छा काम था, बहुत आपने काम किया था, तो फिर 17 में जनता ने आपको आईना क्यों दिखा दिया? तो ये सारी चीजें समाजवादी साथी से मेरा निवेदन रहेगा। हाँ, चलिए हम बोलते हैं जरूर उस पर अपना। उससे पहले एक सवाल है मेरा संजीव भाई से। संजीव भाई बड़े हैं, हो सकता है जवाब दे देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक कितने हैं? अगर टेबलेट तो खैर समाजवादी पार्टी देने जा रही थी, उन्होंने कुछ दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, लेकिन मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक कितने हैं जो टेबलेट या कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे बच्चों को? आप एक बात बताइए संजीव भाई, एक भी है या नहीं है? कम से कम यही जवाब दे दीजिए। सुन लो मेरी बात, आपके जो बच्चे होंगे वो भी आपको कंप्यूटर और मोबाइल चलाना बढ़िया बेहतर सिखा देंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़े
कंप्यूटर या मोबाइल में गेम खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, गेम मैं खेलने बोल के रहा लिए हूँ कि आपको कंप्यूटर या कोरोना टेबलेट ने चलाने के लिए, उस पर पढ़ाई के प्रोग्रामिंग करने के लिए वास्ते आपके पास शिक्षक बच्चे, कितने हैं? एक प्रोग्रामिंग ही नहीं, को उसकी बेसिक नॉलेज डॉस या सी लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास शिक्षक कितने हैं? आपने कितने भर्ती किए हैं शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक? अरे तो गूगल पे सर्च कर लिया करो ना, ऑनलाइन ऑन एयर कहते हो तो कितने शिक्षक आपने भर्ती कर दिए, जरा हमको ये देखिए बताओ। ये आप ऐसे वो बोल एक रहे अलग हैं। आयुष भाई, उत्तर वो प्रदेश एक अलग में चीज। देखिए, थोड़ा कंप्यूटरों वक्त के है ना। शिक्षक जो है वो लेकिन दर जो पे भटक कितना रहे हैं कि बोले हमारी थे, भर्ती की आप जाए, इतने लेकिन जिस उनकी तरीके भर्ती से नहीं हो रही इतने है नीचे मत क्योंकि जाइए, सरकार ने दूसरी है। प्रावधान बना में दिया जिस तरीके है। से बच्चों दूसरी ने हो रही है सरकार ने भाई। प्रावधान मोबाइल क्या बनाया है कि ठीक है, लेकिन अर्पणजी जी भाई देखिए, अगर इस आधार पर कि किस चीज के शिक्षक कितने हैं, अगर इसके आधार पर वेलफेयर स्कीम बनने लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब टॉप बांटे जाते हैं या फिर जब और समान चीजें बांटी जाती हैं तब कितने शिक्षक होते हैं? लेकिन दिया तो जाता है ना। और उस लैपटॉप का देखिए, समाजवादी पार्टी अभी यहाँ प्रवक्ता बैठे बताएंगे लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया। भाई बच्चों ने पढ़ाई तो करी ना, उसके ऊपर इंटरनेट चलाया हो या जो भी किया हो, उन्होंने पढ़ाई तो करी ना, इसलिए उसका फायदा हुआ। कोई टीचर ने उनको सिखाया थोड़ी ना कि आपको लैपटॉप ऐसे चलाना है, उन्हीं को दिया गया जो कि सीख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, मोबाइल चलाना और दूसरा होता है कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन ये चीजें पहले मैनिफेस्टो में सबको डालनी चाहिए कि हम पहले शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे, उसके बाद लैपटॉप बांटेंगे। हम पहले शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे, उसके बाद टैबलेट चलाना सिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडिया में साक्षर तो ठीक है, बात आपकी सही है, बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ जो की बात चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए फायदों की है, इसलिए उस पर रहते हैं। ठीक है संजीव जी कंप्लीट करें। ठीक है, इसका मतलब केवल साक्षर होता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये ठीक नहीं होता है कि अरे आप तो बिल्कुल कोर इशू पे चले गए, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इस पर चर्चा नहीं होती। मैनिफेस्टो के अंदर इन बातों का कभी जिक्र भी नहीं होता है। मैनिफेस्टो में तो ये होता है कि हम इतना देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। नहीं, मैंने वही पूछा ना, इन्होंने कहा कि टैबलेट देने की बात की, कम से कम उन्होंने टैबलेट देने की बात की, आप शिक्षक तो रख लेते। ठीक है संजीव जी। हाँ जी, हेलो जी संजीव जी जवाब दें। नहीं देखिए, जहां तक शिक्षकों की सवाल है तो शिक्षक हर कम से कम स्कूल में कंप्यूटर के शिक्षक ही हैं। और ये तो आंकड़े अगर मालूम होता मुझे तो मैं निश्चित रूप से लेकर के आता, वरना गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश के सारे कंप्यूटर शिक्षकों की जानकारी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये तो इनको बताना चाहिए था कि आप जब हमारे यहाँ मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो आपने अपने, खास तौर से जब आप अपने वर्ग और अपनी जात की बात करते हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि कितने शिक्षक आपके नेता ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बेटे को, अपने रिश्तेदारों को तो जरूर राज्य मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को कंप्यूटर शिक्षक बनाया। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल जब आप मंत्री रहे, शिक्षा मंत्रालय नहीं था उनके पास। मंत्री तो थे ना, मंत्री थे, लेकिन एक 200 मीटर की सड़क के लिए 3 बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखनी पड़ी, उसके बाद भी वो सड़क नहीं बनी थी। नहीं तो ये हालत पे बैठ गए थे, प्रशासन ये हालत योगी। चलिए मैं अजय जी से जवाब लेता हूँ, अशोक जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। संजीव जी चलिए मैं अशोक जी से लेता हूँ। चलो अशोक जी जवाब देंगे। मंत्री और राज्य मंत्री बनाना के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं अशोक जी चलिए बेसिक सवाल पर आते हैं। अशोक जी चलिए, अशोक जी को सुनते हैं। अशोक जी लेकिन ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर सब कुछ बहुत बेहतर था, अशोक जी आपकी योजनाएं अच्छी थी, अशोक जी आपकी योजनाएं अगर अच्छी थी, आपने बेहतर किया सारे वर्ग के लिए, तो फिर जनता ने क्यों नहीं आपके ऊपर भरोसा जताया? इसका भी जवाब दीजिएगा, साथ में जो संजीव जी ने सवाल उठाया। देखिए, हाँ, एक मुसलमानों को आरक्षण की बात कही थी और एक हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट। अशोक जी जवाब। अच्छा देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इतनी पुरानी, एक्चुअली इनके पास कोई नई बात नहीं बताने के लिए है। उन्होंने नहीं सुनिए, उन्होंने बता दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आपको मालूम हो चाहिए। अरे हमने मुसलमानों के आरक्षण की बात कही है भाई। मैं बता रहा हूं आपको। नहीं मेरी सुनिए, घोषणा पत्र आया था, 80-90% आज की तारीख में अगर सरकार पूरा कर देती है, वो सफल सरकार है। आप अपना उठा के देखिए ना, आपने पूरे आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या? मुसलमान की बात कही थी, क्यों नहीं दिया और क्या किया? अरे मुसलमानों को धोखा दिया भाई। केवल आपने एक में से सपा तो उनको प्रेरित करती है, आप ऐसी बातें करते हैं
तो क्यों धोखा दिया? सिख ईसाई से प्यार करते हैं। अरे भाई आपने धोखा छोटा क्यों दिया उनको? अरे छोटा मुद्दा ले लिया आपने ये। अच्छा आप नहीं, छोटा मुद्दा नहीं है। अरे आपने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, 5 साल आपने धोखा दिया, अपने यह स्वीकार करिए। और ये अगर आपको धोखा लगता है, आपने नौकरी नहीं दी, आपने अपराधी पाले। आप कहते हैं 4.5 लाख अरे देखिए सरकारी नौकरियां मिली है, लेकिन आपने मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। इस बात को स्वीकार करिए। अगले बार में इतना छोटा मुद्दा कह करके छोटा मुद्दा कहा, इसीलिए समस्या हो गई। नहीं ठीक है, एक सेकंड। मुद्दा सब बात करिए। देखिए आज चलिए अगले बार हम कागज लेके बैठेंगे सब। मैंने नहीं, तो आपके नहीं सब लेके बैठेंगे। चलिए अशोक जी एक बात और कह दूं, आज विषय दूसरा है। आज केवल एक बात और कह दूं, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बताइए। उस समय 2012 में मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं जिसको आप छोटा मुद्दा बता रहे हैं, वो बड़ी दल बदलू है। नहीं, दल बदलू तो जनता होती है, जनता खुद ही कह रहा हूं, छोड़ता है इसलिए जिसको छोटा करता है मिश्रा जी। अब ये पता चला है चलिए क्यों कर रही है। लेकिन भाई देखिए उनके पास इसीलिए तर्क हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को तब डिफेंड करते थे, उनको पता है ना कि उस मुद्दे पर वो आपको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, चलिए अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अशोक जी एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण था। ठीक है चलिए संजीव जी ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, उनको जो जवाब देना था वो दे दिया, बाकी जनता तक वो मैसेज पहुंचा। ठीक है, एक सवाल और है अशोक जी पूर्वांचल का जिक्र करते हैं ना, ठीक है संजीव जी अशोक जी अरे आप विषय से देखिए, विषय केवल इतना है। आप बिल्कुल नहीं ठीक है। देखिए अशोक जी मैं उसी विषय पर आता हूं। अशोक जी देखिए एक सवाल विकास जी ने भी यहां पर उठाया। उन्होंने कहा कि 32 साल में जितनी गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि पूर्वांचल के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो लोग आप नहीं कर पाए, उसमें आप लोग भी चूके हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा हेलो जी अशोक जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि 4.5 सरकार किनकी है अभी? नहीं, अगर आप पूरे यूपी का दौरा करें तो सबसे बुरे हालात हमारे पूरब के हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने का काम शुरू हुआ था, बजट पास हो गया था, सब कुछ हो गया था, उसका शिलान्यास भी हो गया था। सब कुछ हो गया नहीं, इसीलिए हुआ था कि जब ये सड़कें, जब देखिए आगरा एक्सप्रेस बना है, ये लखनऊ का पूरे कितना विकास हुआ है। नहीं कितना पूर्वांचल की आप कह रहे हैं, पूर्वांचल शुरू होगा तो उसी पर लगा दिया। नहीं, जो अखिलेश जी ने बनाया अच्छा भला था मट्टी, उसमें पूर्वांचल की बात कर रहे हैं कि इसकी लखनऊ आगरा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जोड़ने की बात। देखिए आगरा एक्सप्रेस वे तो आपने बनाया, लेकिन फिर उसी साथ पूर्वांचल क्यों नहीं बना पाया? अरे टाइम तो 5.5 साल का मिला था। फिर वही तो आप कह रहा हूं ना मैं आपसे कि 5 साल में आप ये कह रहे हैं कि आपने एक एक्सप्रेस पे बनाया, आप ये कह रहे हैं कि आप बना नहीं पाए, आपने उसका जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी कर ली, बना इन्होंने दिया। अखिलेश जी के नहीं, ये जो कस्बे मोहर लगा रहे हैं योगी जी, मोदी जी, कहां ये देखिए मेट्रो ट्रेन चलाई थी उन्होंने, उसका उद्घाटन हो गया, ये करने आ गए। कितने किलोमीटर चलाई? 7 किलोमीटर, आज 42 किलोमीटर बन गई, लेकिन आपको देखिए अशोक जी ये चीजें तो आगे बढ़ेंगी ना भाई। एक सरकार कोई काम जो अधूरा छोड़ के गई, अगला उसको आगे बढ़ा रही है। कानपुर में क्या करते ये एक्सप्रेस पे नहीं बनाते? तब भी तो आप ये कहते हैं ना कि हम देखिए आधा करके गए, इन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन आप बना नहीं पाए 5 साल में। 5 साल में 2 एक्सप्रेस पे भी बना सकते थे। या ये पैमाना है कि 5 साल में सिर्फ एक ही एक्सप्रेस पे बनता है? अरे मिश्रा जी 20 तारीख को 2 भी बना सकते थे। जब आप एक बना सकते हैं रिकॉर्ड 22 महीने में, जब आप ये कहते हैं कि आप रिकॉर्ड 22 महीने में आगरा और दिल्ली का एक्सप्रेस पे बना सकते हैं, तो फिर आप पूर्वांचल भी बना सकते थे। नहीं बना पाई, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। जब ये ट्रायल सफल हो गया तो शुरुआत वहां कर दी थी भाई। ये ट्रायल सफल हुआ, लोगों को पसंद आया, उसके बाद वहां शुरू कर दिया, शिलान्यास कर दिया। ठीक है, चलिए विकास जी भी हमारे साथ जुड़े। मैं एक रिएक्शन में विकास जी से लेता हूं। विकास जी देखिए पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेसवे की सौगात समाजवादी पार्टी देने वाली थी, और इसके अलावा भी उन्होंने बताया बहुत सारे काम हम लोगों ने किए समाजवादी पार्टी के सरकार में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गैर कांग्रेसी जितनी भी सरकारें नहीं, उन्होंने पूर्वांचल की अनदेखी की? विकास जी देखिए, मैंने किसी सरकार या किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने एक बात कही कि सरकार जो होती है, अगर योग्य लोगों की होगी, जिम्मेदार लोगों की होगी, तो वो धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांट कर सरकारी योजनाएं नहीं बनाएंगे, ना उनका क्रियान्वयन में मेहनत करेंगे। गैर कांग्रेसी सरकारों में चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, और मौजूदा समय की भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह और रामप्रकाश गुप्ता जी की बीजेपी की पार्टी, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में धर्म जाति के नाम पर जो विघटन की सोच लेकर विकास कार्यों में और योजनाओं में अपना दिमाग लगाया, आपने देखा बुनकर उद्योग बुरी तरीके से बंद हो गया।
जयंत जी बता रहे हैं कि चाइना से और नोटबंदी से, नोटबंदी अभी की बात, बुनकरों का जो व्यवसाय था, वो फैक्ट्री लूम जो थे, आप देखिए कोई ऐसा भी पूर्वांचल का जनपद नहीं है जहां पर ये व्यवसाय बुरी तरीके से प्रभावित न किया गया। केवल उसके लिए हमको ये बताया जा रहा है कि हम एक जाति, एक धर्म पे उत्थान की बात कर रहे हैं। हम पर हुआ क्या, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है और हमारा दूसरा उद्योग हमने बताया कि हथकरघा है। कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हो, सारे के सारे चावल की सारी जितनी राइस मिले रही हो, चीनी के जितने भी मिले थी, वो सब कांग्रेस के समय में लगा। पंडित नेहरू जी ने लगा जब ये सपना देखा कि पूर्वांचल के लिए, चाहे वो कल्पनाथ राय का विकास का मामला रहा हो, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का समय रहा हो, पूर्वांचल के विकास के लिए सबने समय और आवश्यकता और कालखंड के अनुसार अपना पूरा योगदान दिया। पर इन 32 सालों में इन दलों ने, किसी ने चीनी मिलें बेची और किसी ने चीनी मिलों को बेचने का प्रस्ताव रखा। और इसके बाद एक ऐसे दल ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना अस्तित्व जमा लिया जिसने धर्म और जाति और नफरत और विघटन की बात पर उत्तर प्रदेश के आर्थिक सौंदर्य को समाप्त किया। आज उत्तर प्रदेश अकेले, केवल पूर्वांचल को देखा जाए तो पूर्वांचल तो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि वो कृषि आधारित क्षेत्र था और 4.5 साल जुड़े हुए जितने व्यवसाय थे वो सारे चौपट कर दिए। इस 4.5 साल में सब हो गया, ये बर्बाद कर दिया। 4.5 साल में बर्बाद कर दिया गया। एक मिनट सर, एक मिनट, कोई भी सरकार हो, वो 32 साल कह रहे हैं, केवल 32 साल कांग्रेस में हाल है ना, तो वो 32 साल 4.5 साल में भाजपा ने क्या किया है, बर्बाद कर दिया। 32 साल में तो 32 साल में 4 बार आपकी सरकार रही। मैं कई बार गया हूँ वहां पर। 32 साल में 4 बार आपकी सरकार गाँव के अंदर आदमी भूखों मर रहा है। मिश्रा जी, तू मैं जाके देख क्या हालत है। देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इस डिबेट पे भी आप अपने साथ, अभी तक सरकार में रहे आप दोनों लोग, और अब तू मैं करके तो असल मुद्दे हैं उस पर आवाज भी नहीं उठाने दे रहे। नहीं, आप देखिए गलत तू मेरे नहीं हो रही है। 4.5 से योगी कहाँ रहते हैं? योगी गोरखपुर के हैं, उनका घर उन्होंने क्या कर दिया है? कौन सा बड़ा काम किया बता दीजिए, कौन सा बड़ा काम किया है? मोदी पूरक, योगी पूरक के हैं, हमारा अधिकार है करके दिखा और दिया। सरकार ने अगर वो विकास काम की के जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है तो हमको, आपके युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, आने वाले भविष्य के जो हमारे लोग हैं, ठीक है, चलिए पूर्वांचल के मुद्दे उठते रहने चाहिए, ये बड़ी बात आपने कही है। जैनेंद्र अरकुंशी जी का एक रिएक्शन लूंगा मैं पहले, ठीक है? आपस में लड़के जैनेंद्र नहीं, देखिए भाई, देखिए ये लड़ाई नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप होंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी से तो बताएंगे आपने क्या किया, आपने नहीं किया। जैनेंद्र जी, जैनेंद्र जी, ठीक है, आरोप तो लगाएंगे ना भाई एक दूसरे पर। विकास जी, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास जी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन आप तथ्यात्मक होना चाहिए। जैनेंद्र जी, मैंने तो केवल राजनीतिक सोच और नेताओं की जिस तरीके से, ठीक है, देखिए यही है। अब उसको कोई आरोप की तरह ले ले या फिर आपके वक्तव्य की तरह ले ले, लेकिन आपने बताया ना कि 32 साल में नहीं हुआ, या 32 साल में सिलसिलेवार ढंग से किस तरह से पूर्वांचल को किस तरह से इग्नोर किया गया, आपने बताया। उसमें सभी इंक्लूडेड हो गए, तो भाई उसका जवाब तो आएगा ना। अब उसको आप लड़ाई के तौर पर या तुत्तू मैमे के तौर पर ना देखें, वही तो जवाब लेना है ना, वही तो जवाब लेना है। इसीलिए तो चर्चा है, इसीलिए चर्चा है। ठीक है विकास जी, अब जैनेंद्र जी। आयुष भाई, मेरा एक और इसमें जो पॉइंट ऐड करना था कि पूर्वांचल में बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन पूर्वांचल के लोग ही सबसे ज्यादा बिजली से महरूम हैं आज की डेट में। और पिछले 4.5 साल के अंदर लगभग 18,500 करोड़ रुपए विद्युत विभाग को घाटा हुआ है। उत्पादन नहीं होता पूर्वांचल में। देखिए आप भी बिजली उत्पादन वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे परियोजनाएं लगी हुई हैं। आप लोगों की तरह कुतर्क नहीं कर रहे हैं, हम जैनेंद्र भाई को जानकारी दे रहे हैं। नहीं, मैं उत्पादन वैसे हो रहा है, वहाँ पे परियोजनाएं लगी हुई है और वहीं के लोग उससे महरूम है। इकाइयों को चौपट कर दिया है। आज एक दो 6 में से केवल 1-2 उत्पादन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो भी लगी हुई परियोजनाएं हैं, और वो मैंने वही कहा ना कि 18,500 करोड़ रुपए पिछले 4.5 साल में घाटा हुआ है। मैं वही तो बता रहा हूँ। और वहां पे वो पूरा क्षेत्र जो है अंधेरे में डूबा रहता है। बेशक सरकार दावा करती है कि गांव में हम 18 घंटे या 20 घंटे दे रहे हैं और शहरों में 22 घंटे 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन आप पूर्वांचल में शहर का जो मेन पोर्शन है उसको छोड़ के निकल जाइए तो आपको लगेगा कि हम कहाँ अंधेरे में सड़कों पे आ गए।
अब ये बात अलग है कि अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो नेशनल हाईवे पे स्ट्रीट लाइट अच्छी है तो इस वजह से आपको दाएं बाएं थोड़ा अंधेरा नजर आएगा, लेकिन सड़क पे लाइट रहती है। लेकिन आप जैसे ही स्टेट हाईवे पे या सिटी हाईवे पे जाएंगे तो आपको कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई देती है शाम होने के बाद। तो मेरा ये कहना है कि बिजली की समस्या और ज्यादा बदतर हो गई है पिछले कुछ सालों में। जहां तक बहुत बात बदतर हुई रही है, बहुत। मैं तो गया हूं 2-3 बार वहां जी, और बहुत जहां तक बदतर हुई बात है। रही कानून व्यवस्था की, तो हम जितनी भी खबरें पढ़ते हैं कि पुलिस ने इसके साथ वो कह दिया, पुलिस ने उसके साथ वो कह दिया, तो उसमें से लगभग 70% घटनाएं जो उत्तर प्रदेश की मानवाधिकार उल्लंघन की पुलिस द्वारा होती हैं, वो 70% घटनाएं पूर्वांचल की ही होती हैं। पूर्वांचल की कानून व्यवस्था मतलब और ज्यादा डिटोरेट दिन ब दिन हुई है। वैसे मैं एक आंकड़ा बताऊं कि 2017 से पहले 40% पूरे देश के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पुलिस द्वारा होते थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के, और आज की डेट में वो 50% हो गए हैं पूरे देश के। तो ये पुलिस का भी एक मामला बड़ा संगीन है जो पूर्वांचल में क्यों नहीं कर पाता है काम। जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिम में बेहतर है, लेकिन पश्चिम में पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले कम होते हैं बजाय कि पूर्वांचल के। तो ये दो और मुद्दे मैं जोड़ रहा हूं जिसपे मैं संजीव भाई से जवाब चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। संजीव जी, लेकिन एक सवाल और भी इन सबके बीच में उठा था कि पूर्वांचल में कोई 3-4 बड़ी ऐसे काम बताइए जिससे आप ये कह सकते हैं कि आपने पूर्वांचल को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक काम गिना देंगे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी क्षेत्र है। देखिए, गोरखपुर को फर्टिलाइजर और एम्स की जो सौगात दी है, ये सबसे बड़ी सौगात कब दिया है, किस समय दिया है, इस पर भी विचार करिए। अरे भाई, ऐसे दिया है, क्यों प्रचार कर रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? समय दिया है, बीच में क्यों बोलते हो? थोड़ा अरे आप भी तो बहुत बोलते हैं बीच में। गलत केवल दो काम बोलोगे आपकी नहीं, आपकी सरकार दिल्ली में भाई फर्टिलाइजर घोटाला हुआ था, आपके पास तो मुद्दे ही नहीं। आप तो मुसलमानों यही नहीं बता रहे। आपको गायत्री प्रजापति के बारे में भी कुछ नहीं बताते। नहीं मित्रा जी, आप गायत्री प्रजापति के बारे में कुछ नहीं बताते। चलिए एक एक करके बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके बोले। संजीव जी का समय, देखिए भाई, अभी संजीव जी का समय, सब लोग उन्होंने सुना, सभी की बातों को सुना उन्होंने, देखिए सभी की बातों को सुना। अशोक जी, 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 देखिए इस तरह से समझ में नहीं आ रहा। अशोक जी देखिए समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों लोग आपस में कुछ जब इस तरह से तर्क करते हैं ना तो समझ में नहीं आता। एक एक करके बोले ना, एक एक करके, एक एक करके, एक एक। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी अपनी बारी में आप आराम से बोलिएगा। अशोक जी अपनी बारी में आप आराम से बताइएगा इन्होंने क्या गलत बताया। अभी उनका समय, उनको बोलने दें, अभी उनको बोलने दें। संजीव जी, 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, उसके बाद क्या करेंगे आप, ये सोचिए। अभी तो अरे हम तो ये है। चलिए पूर्वांचल के बारे में बता दीजिए। संजीव जी पूर्वांचल के बारे में बता दीजिए। देखिए अब आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं, वो फिर आपको टोकेंगे बीच में। अशोक जी, अशोक जी थोड़ा सा जरा, संजीव जी पूर्वांचल के बारे में बताएं। शुरुआत करने आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस की भी शुरुआत करने आ रहे हैं। ये जब शुरुआतें हो जाएंगी और कानपुर की मेट्रो शुरू हो जाएगी, अब फिर क्या आपके पास इश्यूज रह जाएंगे? ये सोच 4.5 साल ये ऊपरी बात है, किसान को मुझे लगता है 2022 तो आप संविधान, ये तो आर्कवंशी जी से पूछा जाए तो बेहतर लगता है कि वो ज्योतिष का ज्ञान के रखते हैं। देखिए हमारे 70% किसान रहता है, उसका धान पूछिए क्या हिसाब से बिक रहा है, जबकि उसका धान पूछिए ना क्या हिसाब बिक रहा है, गरीब आदमी कैसे रह रहा है। समाजवादी हम ट्रैक एंड्रो पे नहीं बिक रहा है, धान का पौने समाजवादी पार्टी क्या स्थिति होगी? आप केवल ये अरे ट्विटर पे करते रहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या बताओगे? ट्विटर पे काम करते रहे तो करोगे क्या? कलेक्टिविटी। लेकिन संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी एक सवाल मेरा भी। संजीव जी, अशोक जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी एक सवाल मेरा भी है उसी के साथ। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, देखिए संजीव जी, अशोक जी थोड़ा सा धैर्य रखें। अशोक जी मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, आराम से अपनी बात को रखिएगा। अशोक जी आप आराम से अपनी बात को रखिएगा। एक सवाल मेरा है, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। अशोक जी, अशोक जी, 1500 रुपए दान की, अशोक जी, 11 अशोक जी, अशोक हम लोग गांव में रहते हैं, आप देखिए आगे आप
आप ऊपरी बातें करते हैं। ठीक है अशोक जी, अशोक जी ठीक है, एक सेकंड अब विकास जी थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग। संजीव जी देखिए, एक्सप्रेसवे बनाया समाजवादी पार्टी सरकार ने, वो इस बात का दावा करते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, लखनऊ मेट्रो को भी वो कहते हैं कि उन्होंने बनाया, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। अब ऐसे ही आप कह रहे हैं कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया और उसके बाद अभी आप जो है कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इन सारी बातों को अगर जनता इसी तरीके से कंसीडर करती तो फिर भाई समाजवादी पार्टी को वो चुन लेती। इसके अलावा जनता के लिए आपने और क्या किया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई, ये जो इश्यूज हैं इस पर आपने क्या काम किया है, कैसे एड्रेस करेंगे आप, ये भी तो काम कर रहा है ना वहां पर। और जो पूर्वांचल की समस्याएं यहाँ पर प्रवक्ताओं ने बताई, चाहे वहां के उद्योगों की बात कर रहे हो या फिर वहां से जिस तरह से लोगों को जो और अन्य समस्याएं हैं उसके विषय में आप लोगों ने क्या किया है, कैसे जनता पूर्वांचल के आप पे भरोसा करेगी इस बार? संजीव जी। आयुष जी देखिए, जिस तरीके से मैंने इसके लिए कहा कि फर्टिलाइजर, गोरखपुर में फर्टिलाइजर और एम्स की सौगात दी है, इस तरीके से इंसेप्टिलाइटिस लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे भाई ये क्या तरीका है? रोजगार के बारे में बात करिए। आप सबको देखिए अब जवाब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, केवल सवाल होंगे, जवाब आएगा ही नहीं। जवाब सुनने दीजिए। 2 बार आपने फर्टिलाइजर फैक्ट्री का नाम लिया, आपने 2 बार एक्सप्रेसवे का नाम लिया, बुनकर का नाम लीजिए, आप बुनकर किसान का नाम लीजिए, आदिवासी का नाम लीजिए, शिक्षा की बात करिए। ये जाना नहीं देने दो, और जनता बेहतर समझ रही है, जनता बेहतर समझ रही है क्या डेवलपमेंट हो रहा है। 2014, 2017, 2019 लगातार जवाब मिल रहा है, जनता लगातार जवाब दे रही है, लेकिन समस्या यही है कि इनके पास इश्यूज नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हमारे पूर्वांचल की बात करते हैं, अरे पूर्वांचल में जिस तरीके का किसानों के लिए क्या किया है, भुगतान क्या किया है, किसान जो मर गए उसमें क्या हुआ है, भुगतान नहीं किया। हम यूरिया की हजारों लोग मर गए डेंगू से, उसमें क्या किया आपने? आप जनता के बेसिक मुद्दे उठाइए या ऊपरी बातें मत गिनाइए। होता है उसको हम कैसे बाजार तक पहुंचाएंगे, उसका उचित मूल्य कैसे वसूलेगा किसान? सवाल तो है। अब पार्टी के पास 80% गठबंधन किससे करोगे? आप करते हैं 5% बड़े लोगों के पास। ये कांग्रेस का गठबंधन कर चुके, ये भाजपा का गठबंधन कर चुके, उसके बाद भी बता रहे तो ये जनता गठबंधन कर चुके तरीके से गेम के प्रकार में आने के लिए काम कर रहे हो। अब परिणाम मिल रहा है, लगातार परिणाम मिल रहा है, लगातार परिणाम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा। चल पाएगा। चलिए अच्छा है, लोकतंत्र में कम से कम जनता इस बात का फैसला कर देती है और हम लोग फिर इंतजार करते हैं चुनावों का, इस बार जनता भरोसा किस पर करती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पूर्वांचल में गृह मंत्री का दौरा है, उसके बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन दौरों से कितना फायदा मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूर्वांचल के सहारे ही उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा तय होती है। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।